दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रवीण फिर से हाजिर हूं एक और नई नवेली कहानी के साथ। उम्मीद करता हूं कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। द इनविजिबल मैन। फरवरी की ठिठुरती रात, मोटे मोटे दस्ताने, मुलायम फेल्ट हैट, सर्दी से कांपता शरीर, ऊपर से नीचे तक कपड़े से ढके उस अजनबी को होटल की मालकिन ने तुरंत कमरे में पहुंचा दिया। अजनबी को शीत के प्रकोप से कुछ राहत मिल सके, यह सोचकर होटल की मालकिन ने झटपट अंगीठी में आग डालकर कमरे को गर्म कर दिया। वह चाहती थी कि अजनबी बर्फ में लिपटे गीले कपड़े उतारकर अपने शरीर को सेंक ले, लेकिन वह फिर भी वैसा ही बैठा रहा। आगे बढ़कर होटल की मालकिन बोली, अपना कोट हैट मुझे दे दीजिए, मैं सूखने के लिए डाल दूंगी। लेकिन हठपूर्वक अजनबी ने कहा, नहीं, ऐसे ही ठीक है। नासमझ अजनबी पर अचरज भरी नजर डालती हुई वह रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद नाश्ता तैयार करके जब लौटी, तब भी वह अपने कंधों के बल झुका, कोट का कॉलर उठाए, बिल्कुल जड़ सा खड़ा था। उसके सारे चेहरे पर पट्टियां बंधी थीं, यहां तक कि लाल लाल नाक के अलावा चेहरे का कोई भी भाग तनिक न दिख रहा था। आंखों पर उसने एक बड़ा सा काला चश्मा चढ़ा रखा था, लेकिन उसके अंदर से भी एक अजीब सा खोखलापन झांक रहा था। अजनबी ने उस समय अपना कोई विशेष परिचय न दिया। होटल की मालकिन ने भी सोचा कि अवश्य ही वह किसी भयानक दुर्घटना का शिकार हुआ है, जिससे या तो उसका चेहरा विकृत हो गया या फिर उसके चेहरे पर कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है। अजनबी के हाव भाव एवं रुख को ध्यान में रखते हुए उसने भी फिर पूछताछ करना उचित न समझा। जब वह थोड़ी बहुत झाड़ पोंछ कर बाहर आने लगी तो अजनबी ने टोका, मेरे कुछ बक्से आने हैं, जल्दी से जल्दी कब तक आ सकते हैं? शायद कल तक। क्यों, इससे पहले संभव नहीं? वह चुप रही। पहले आपको परिचय न दे सका क्योंकि तब मैं बहुत थक्का था। दरअसल एक बड़ी महत्वपूर्ण रिसर्च में व्यस्त हूं। अच्छा, वह कुछ प्रभावित हुई। मेरे बक्सों में उसी से संबंधित चीजें हैं। यहां आकर ठहरने का मेरा कारण भी यही है कि मैं शांतिपूर्वक अपना रिसर्च का काम आगे बढ़ा सकूं। वह कहता जा रहा था, इसके अलावा मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई है, जिसके फलस्वरूप मुझे कुछ दिनों के लिए बिल्कुल अलग रहना पड़ रहा है। मेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं। कभी कभी तो मैं इसी वजह से बंद कमरे के घने अंधकार में घंटों पड़ा रहता हूं। ऐसी हालत में कोई मुझे थोड़ा सा भी छेड़े मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। उसने पल भर रुक कर कहा, मेरे विचार से अब आप मेरी दिमागी हालत भली भांति समझ गई होंगी। होटल की मालकिन ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन बस इतना ही काफी है। कहकर अजनबी ने फिर बैठते हुए दृढ़तापूर्वक बात काट दी। मालकिन ने अब आगे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। दूसरे दिन उसका सामान भी आ गया। 2 ट्रंक के अलावा मोटी मोटी किताबों से भरे बक्से और उनके साथ शीशे के उपकरणों और अन्य प्रकार की बोतलों से भरे पैकिंग भी थे। अभी सामान बाहर उतर ही रहा था कि खुद को उसी प्रकार ऊपर से नीचे तक ढके अजनबी झटपट कमरे के नीचे उतर आया और उतावलेपन से सामान अंदर पहुंचवाने लगा। सामान जब कमरे में पहुंच गया तो उसने खुद को भी कमरे के अंदर बंद करते हुए होटल की मालकिन को चेतावनी दी, मैं बड़ी जरूरी रिसर्च में लगा हूं, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी कीमत पर मेरा ध्यान बंटाया जाए और न ही किसी को मेरी आज्ञा के बिना कमरे में घुसने दिया जाए। ठीक है, आप चाहें तो दरवाजे में भीतर से ताला भी लगा सकते हैं, यही ठीक रहेगा। उस आदमी का जीवन वहां के निवासियों के लिए कुछ अजीब सा था। धर्म में उसकी कोई आस्था न जान पड़ती थी। दिनचर्या भी अव्यवस्थित लगती थी। कभी कभी वह तड़के उठकर काम में जुट जाता और फिर कब दिन बीता उसे खबर न रहती। इसके विपरीत कभी कभी वह सुबह काफी देर से उठता, कमरे में इधर उधर टहलते हुए सिगरेट फूंकता और फिर निढाल सा आराम कुर्सी पर पड़ा रहता। कभी कभी लगता जैसे बंद कमरे में वह अकेले खुद से बातें कर रहा हो। अपनी इस जोरदार दिनचर्या के बीच उसका बाहर के किसी भी आदमी से संपर्क न रहता था। यह भी अजीब बात थी कि कभी कभार अगर घूमने के लिए बाहर निकलता भी था तो शाम के धुंधलके में, तब अपने को पूरी तरह से ढंक लेता और टहलने के लिए गांव के सूने रास्ते को ही चुनता। हालांकि उसने अपना परिचय रिसर्च में लगे वैज्ञानिक के रूप में दिया था, तो भी गांव के कुछ लोगों का विचार था कि वह कोई अपराधी है जो खुद को किसी प्रकार छिपाता फिर रहा है। कुछ ऐसे लोग भी थे जो उसे किसी षड्यंत्र से संबंधित क्रांतिकारी मानते थे। उनके विचार से वह आदमी निश्चय ही संदेहास्पद था। इन बातों के विपरीत गांव के एक बड़े वर्ग के विचार में वह कोई पागल था, सिर्फ एक पागल,
लेकिन इन विभिन्न धारणाओं के बावजूद उसके प्रति किसी की भी भावना अच्छी न थी। आमतौर पर सभी उससे नफरत करने लगे थे। अजीब रोमांच से भरे ऐसे ही माहौल में गांव के डॉक्टर कस ने उससे मिलकर रहस्य को उधेड़ने की ठानी। होटल की मालकिन को समझा बुझाकर एक दिन वह अजनबी के कमरे में जा धमका। मालकिन भी अपनी जिज्ञासा को ज्यादा न दबा सकी। दरवाजे के बाहर कान लगाकर चुपचाप सुनने लगी। कमरे के अंदर कुछ देर तो शांति रही, फिर परस्पर बातचीत की हल्की सी बुदबुदाहट सुनाई पड़ने लगी। वे क्या बात कर रहे हैं ठीक से समझ न पाई। सहसा कमरे के अंदर से किसी आदमी के चीखने की तेज आवाज आई, साथ ही पैरों के रगड़ने का स्वर, कुर्सी का खिसकना और इनसे मिली जुली एक बेरहम हंसी। होटल की मालकिन हैरान सी कुछ सोच रही थी कि भारी कदमों से चलते हुए किसी ने कमरे का दरवाजा झटके से खोल दिया। पीले भयभीत चेहरे से पीछे ताकता हुआ कस बाहर निकला और गिरते पड़ते सीढ़ियों से उतरने लगा। दरवाजे के पीछे से एक हल्की सी हंसी फिर सुनाई दी और नपीतुली पदचाप ने आकर दरवाजा झटके से बंद कर दिया। कमरे के भीतर एक बार फिर गहन चुप्पी छा गई। कस भागता हुआ गांव के पादरी के पास जा पहुंचा। मैं क्या पागल हो गया हूं? क्यों, क्या हुआ? वह जो होटल में आया है ना? हाँ, नर्स फंड के लिए चंदा मांगने उसके पास गया था। मैंने उससे कहा कि सुना है कि आप वैज्ञानिक गतिविधियों में बड़ी रुचि लेते हैं। उसकी सहमति पाकर मैंने चंदे की बात शुरू की। साथ ही मैं कमरे की हर चीज पर खोजपूर्ण नजर भी डाल रहा था। बोतलें, रासायनिक पदार्थ, तराजू, परख नली आदि चीजें चारों ओर फैली थीं। कुछ देर बातचीत के बाद मैं उससे सीधा सवाल कर बैठा कि क्या वह कुछ आविष्कार कर रहा है। उसने स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि वह काफी लंबे समय से आविष्कार कर रहा है। बात को खत्म कर देने के विचार से कुछ अनखता हुआ वह बोला कि इस सिलसिले में उसने कुछ दवा भी ले रखी है। कोई विशेष प्रकार की दवा ले रखी है? मेरे इस सवाल पर वह बौखला उठा। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैंने तुरंत माफी मांग ली, लेकिन तभी खिड़की से हवा का तेज झोंका आया और वहां रखे कागजों में से एक कागज उड़कर अंगीठी पर जा पड़ा। इस पर वह आदमी कुर्सी से उठा और कागज को आग से खींच लेने के लिए उसने अपना हाथ बढ़ाया। फिर लेकिन कपड़े की बांह के अंदर कोई भी हाथ न था। हे भगवान! मैं तो समझा कि उसके हाथ को कुछ हो गया है और उसने नकली हाथ उतारकर रख छोड़ा होगा, लेकिन मुझे अपना विचार वाजिब न लगा। उसकी कपड़े की बांह कैसी तनी थी, जबकि उसके अंदर कुछ ठीक नहीं दिख रहा था। यह बात नॉर्मल नहीं थी, इसलिए मेरे मुंह से अनायास चीख निकल पड़ी। वह रुक गया और काले चश्मे के अंदर धनसी अपनी सूनी आंखों से घूरने लगा। फिर एकाएक उसका ध्यान अपनी बांह की ओर चला गया। अच्छा, पादरी बोला। उसकी बांह फिर जेब में चली गई। मैं कह रहा था कि नुस्खा जल रहा है। बात को संभालते हुए वह बोला, लेकिन मेरा धीरज तो टूट चुका था। उसकी बात अनसुनी कर मैं पूछ बैठा कि यह खाली बांह घुमा सकना आपके लिए कैसे संभव हो रहा है? खाली बांह? हां, खाली बांह। तुम इसे खाली बांह कहते हो? तुमने देखा है? कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ। मैं भी खड़ा हो गया। वह 3-4 कदम चलकर रुक गया। तुम्हारे विचार से यह खाली बांह है? बिल्कुल। मुझे घूरते हुए उसने अपनी बांह कोट की जेब से फिर निकाली और अपने हाथ को मेरी ओर ऐसे बढ़ाया जैसे वह मुझे कुछ दिखाना चाह रहा हो। धीरे धीरे उसकी बांह मेरी ओर बढ़ रही थी और मैं बड़े गौर से उस खाली बांह को बढ़ते देख रहा था। रहस्य का वह हर पल मुझे पहाड़ सा लगने लगा और अंत में मैंने गला साफ करते हुए कह ही डाला, देखो, इसमें कुछ भी तो नहीं है। उसकी बांह धीरे धीरे बढ़ती हुई मेरे चेहरे के सिर्फ 6 इंच दूर रह गई। मुझे लगा जैसे किसी ने अंगुली और अंगूठे से पकड़कर मेरी नाक दबा दी हो। पादरी हंसने लगा। कस लगभग चीखता हुआ बोला, वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं था। मैं बिल्कुल बौखला गया। मैंने जोर से उसकी अदृश्य बांह को झटका दिया और घूमकर भाग खड़ा हुआ। सांस लेने के लिए डॉक्टर रुका। जब मैंने उसकी खाली बांह को झटका तो भगवान की सौगंध, बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे मैं किसी हाड़ मांस से बने हाथ को झटका दे रहा हूं, जबकि उस बांह के अंदर हाथ नाम की कोई चीज न थी। कहानी तो जोरदार है। पादरी ने सिर हिलाते हुए मजाक किया, लेकिन सोमवार को पादरी के यहां रहस्यपूर्ण ढंग से चोरी हुई थी। पादरी को चोर के आने और उसके चलने फिरने की आहट मिली। अपनी पत्नी के साथ वह कमरे में चोर का पीछा करता रहा, लेकिन पकड़ में आना को दूर कहीं किसी की झलक तक न दिखी। हैरत में डूबे पादरी और उसकी पत्नी चोर की धीमी पदचाप सुनते रहे। मेज की दराजें खुलती बंद होती, पर्दे दरवाजे हिलते, पर दिखता कुछ न था। उनके सामने ही उनका धन उड़कर गायब हो गया और वे आंखें मल मल कर देखने पर भी चोर को न देख पाए। दोपहर के लगभग बरामदे का दरवाजा एकाएक खुला
और अजनबी बार में बैठे 3-4 आदमियों को घूरता हुआ उनसे होटल की मालकिन के विषय में पूछने लगा। थोड़ी देर में मालकिन हाथ में एक पर्चा लिए दाखिल हुई और बोली, क्या आपको अपना बिल चाहिए? वह गरजा, नहीं, मेरा नाश्ता क्यों नहीं भेजा गया? मेरे भोजन का क्या हुआ? इतनी देर से मैं कमरे की घंटी बजा रहा हूं, लेकिन कोई क्यों नहीं सुनता? मैं पूछता हूं, क्या मैं बिना कुछ खाए पिए ही जिंदा रहूंगा? आपने बिलों का भुगतान क्यों नहीं किया? मैं भी जानना चाहती हूं। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही बता दिया था कि मेरा पैसा अभी आने वाला है। मैंने भी आपको 3 दिन पहले बता दिया था कि अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अगर मैं 5 दिन से भुगतान की प्रतीक्षा कर सकती हूं, तो आपको नाश्ते की प्रतीक्षा करने में ऐतराज नहीं होना चाहिए। अजनबी लाल आंखों से उसे घूरने लगा। मैंने बताया ना कि मेरा पैसा अभी नहीं आया है, फिर भी मेरी जेब में कुछ होगा, उसने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन आप तो 3 दिन पहले से कह रहे हैं कि आपके पास एक दमड़ी भी नहीं थी, लेकिन अब है। बार में मजाक भरी हल्की सी भनभनाहट गूंज गई। बड़ा आश्चर्य है, कहां से मिल गए पैसे? वह बोली। अजनबी एक बार फिर झल्ला उठा। क्या मतलब? मतलब यह कि पैसे कहां से मिले? मालकिन ने पूछा। यही नहीं, इसके पहले कि मैं आपसे पैसे लूं या आपके लिए नाश्ता लगाऊं, मैं आपसे कुछ बातें और जानना चाहूंगी, और ये बातें मैं ही नहीं बल्कि सभी जानना चाहेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे में रखी कुर्सी, फर्नीचर आदि के साथ आपको खिलवाड़ करने का क्या अधिकार है? कल रात आप कमरे से कब गायब हुए और फिर कब दाखिल हुए? दरवाजे से होकर तो आप गुजरे नहीं। आने जाने के लिए हर आदमी को बड़े दरवाजे का ही उपयोग करना होता है, यह होटल का नियम है। अजनबी की मुट्ठियां भिंच गईं। पैर पटकता हुआ वह गरजा, चुप रहो। उसकी आवाज में अजीब सी हिंसा भभक उठी। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं? अच्छा, अब भी बताए देता हूं। कहते हुए उसने अपना खुला पंजा चेहरे पर रखा और फिर हटा लिया। उसके चेहरे पर नाक के स्थान पर अब एक बड़ा सा गड्ढा नजर आने लगा। ये लो, कहकर वह आगे बढ़ा और होटल मालकिन के हाथ में कुछ दे दिया। डर और अचरज से भरी हुई मालकिन ने भी उसे वैसे ही पकड़ लिया। फिर अचानक मुट्ठी खोलकर उस चीज को देखा तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी और चीज हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी। वह अजनबी की लाल चमकीली नाक थी, जो गत्ते के टुकड़े की तरह एक ओर लुढ़क गई थी। बार में बैठी भय त्रस्त जनता के देखते देखते उसने अपना काला चश्मा हटा दिया, टोप उतार फेंका और क्रोध से उबलकर मुंह पर बंधी पट्टियां खोल डालीं। लोगों के दिल धक से रह गए। सब उठकर बाहर की ओर भागे। होटल की मालकिन को तो जैसे काठ मार गया हो। वह कुछ पल खड़ी रही, फिर जोर से चीख कर बाहर की ओर दौड़ी। उसके सामने जो आदमी खड़ा था, कपड़ों से ढका होने पर तो उसका शरीर हाड़ मांस का लगता था, किंतु देखने पर शरीर नाम की कोई चीज न थी। अदृश्य आदमी के विषय में ऐसी रोमांचकारी बातें सुनकर सड़कों पर भगदड़ मच गई। तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। पुलिस आनन फानन में होटल में आ धमकी। होटल की मालकिन के साथ बच बचकर सावधानी से अंदर बार में दाखिल हुई। धुंधली सी रोशनी में उन्हें सिर्फ कुछ कपड़े खड़े दिखाई दिए। एक बांह के आगे छड़े दस्ताने में डबल रोटी और दूसरे दस्ताने में पनीर का टुकड़ा पकड़े वह खड़ा था। वही है, वही मालकिन चीखी। दरोगा आगे बढ़ा। खड़े रहो! अदृश्य आदमी चिल्लाया और उसने अपने हाथ की रोटी और पनीर फेंक दी। पीछे हटते हुए उसने अपने बाएं हाथ का दस्ताना उतार लिया और दरोगा के गाल पर जोर का चांटा जड़ दिया। तुरंत दरोगा ने उसकी कलाई पकड़ ली, साथ ही उसकी गर्दन भी पकड़ में आ गई। दोनों में हाथापाई होने लगी। लड़ते झगड़ते पास पड़ी कुर्सी से वे टकरा गए और फर्श पर जा गिरे। जल्दी पैर पकड़ लो! दरोगा उससे उलझते हुए चिल्लाया। सिपाही पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी पसलियों में एक जोरदार अदृश्य ठोकर लगी और वह अलग हो गया। दरोगा नीचे दब चुका था। अब तक अदृश्य वैज्ञानिक की बांह वेस्ट कोट पर जा पहुंची और उसके बटन तेजी से खुलने लगे। फिर लगा कि जैसे वह जूते और मोजे उतार रहा हो। भीड़ में से एक आदमी बोला, वह आदमी है ही नहीं, सिर्फ खाली कपड़े हैं, देखो। कहकर उसने हाथ बढ़ाया तो लगा जैसे उसका हाथ हवा में किसी शरीर से छू गया। उसने घबराकर हाथ खींच लिया। साथ ही वैज्ञानिक का स्वर सुनाई पड़ा, कृपया अपनी अंगुली मेरी आंख में न घुसेड़िए। हवा में वही स्वर गूंज रहा था, यह सच है कि मैं आदमी हूं, सिर हाथ पैर सब कुछ है मेरे, लेकिन मैं अदृश्य हूं। यह बात भयानक हो सकती है, लेकिन सत्य है। फिर इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे इस तरह परेशान किया जाए। अब तक उसके कपड़ों के सारे बटन खुल चुके थे और कपड़े हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे हैंगर में टंगे हों। उत्तेजित भीड़ में से कोई फिर बड़बड़ाया, ऐसा हो सकता है? ठीक है,
यह बात रहस्यमय भले ही हो, लेकिन कोई अपराध तो नहीं। फिर मुझे क्यों पुलिस द्वारा घेरा जा रहा है? दरोगा बोला, यह बात नहीं है। तुम्हारे अदृश्य होने से मुझे कोई सरोकार नहीं। बस तुम्हें पकड़ने में कुछ कठिनाई हो रही है। तुम्हारी गिरफ्तारी तो दरअसल चोरी के सिलसिले में है। क्या? हां, कुछ ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं। सब बकवास है। हो सकता है, लेकिन मैं विवश हूं। वैज्ञानिक कुछ सोचकर बोला, अच्छा मैं चलता हूं, पर मुझे ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं। यह कानून है। नहीं, ऐसे नहीं। मैं विवश हूं, दरोगा बोला। वह आकार एकाएक बैठ गया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ सके उसने मोजे, जूते और पतलून उतार फेंके। फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ और कोट भी उतारने लगा। दरोगा चौकन्ना हो गया। पकड़ो, कहते हुए उसने लपक कर उसकी जैकेट पकड़ ली, लेकिन जैकेट का कोना फटकर हाथ में आ गया। भीड़ में हल्ला मच गया। पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए, खिड़की दरवाजे बंद करो। मिल गया, दरोगा एकाएक चिल्ला उठा। पूरी शक्ति के साथ वह किसी अदृश्य सी चीज से उलझ गया, लेकिन अब उसे अपना दम घुटता सा लगा। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया और नसें फूल उठीं। घुटती हुई आवाज में वह अंतिम बार चीखा और फिर एक ओर गिर पड़ा। चारों ओर सिर्फ पकड़ो पकड़ो का शोर सुनाई देता रहा। लोन की मुलायम घास पर लेटे गिबिन्स की बगल में कोई खांसता बड़बड़ाता सा निकल गया। गिबिन्स अचकचा कर उठ बैठा। मील 2 मील तक अगल बगल कोई न था। फिर भी उसे विश्वास था कि उसने कोई आवाज अवश्य सुनी है। गिबिन्स को सुबह होटल में घटी घटना के विषय में कुछ भी पता न था, इसलिए ऐसे अदृश्य स्वर को सुनकर वह सुन्न रह गया। उसका ध्यान भंग हो गया और वह एकदम उठ खड़ा हुआ। घबराहट के मारे उसके हाथ पांव फूल गए थे और वह पहाड़ी की ढलान से जल्दी जल्दी उतरकर गांव की ओर लपका। गांव से लगभग 1.5 मील बाहर बैठा टॉमस मार्वेल अपने बड़े बड़े मजबूत जूतों से उलझा था कि किसी ने उससे सवाल किया। मार्वेल ने वैसे ही सिर झुकाए सीधा सा उत्तर दे दिया, लेकिन फिर कुछ और सवाल पूछने पर जब उसने सिर उठाकर सवालकर्ता की ओर देखा तो आश्चर्य की सीमा न रही। आसपास कोई भी न था। मार्वेल बुदबुला उठा, मैं क्या कुछ ज्यादा पी गया? जरूर मैं किसी सपने में डूबा हूं। तो क्या अब तक मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था? घबराने की जरूरत नहीं। वही स्वर फिर हवा में सुनाई दिया। मार्वेल उछलकर खड़ा हो गया। आप कहां से बोल रहे हैं? घबराओ नहीं, फिर स्वर गूंजा। मार्वेल परेशान सा इधर उधर देखने लगा। हैं, मैंने कोई आवाज सुनी अभी? क्या सचमुच मैं कुछ सुन रहा हूं? हां, तुमने सचमुच आवाज सुनी है। यह सच है। मार्वेल के पांवों तले जमीन हिलने सी लगी। उसने आंखें बंद कर लीं। एकाएक उसे लगा जैसे किसी ने उसका कॉलर पकड़कर उसे जोर से झकझोर दिया हो। पागल हो गए हो क्या? मार्वेल को लगा जैसे उसे पिशाच ने पकड़ लिया हो। सुनते हो? अदृश्य गंभीर स्वर कुछ तीखा हो उठा। उसकी छाती में कोई अंगुली गड़ रही थी। तुम्हारे हिसाब से मैं बस कोरी कल्पना हूं, और हो ही क्या सकता है? गर्दन सहलाते हुए मार्वेल ने धीरे से उत्तर दिया। अच्छा। एकाएक पत्थर के टुकड़े इधर उधर हवा में बिखरने लगे। मार्वेल सकते में आ गया। घबराकर उसने भागने की कोशिश की तो किसी अदृश्य चीज से टकराकर वह गिर पड़ा। एक पत्थर का टुकड़ा हवा में उछला और हवा में टंगा रह गया। अभी भी मैं कल्पना सिर्फ लगता हूं? आवाज गूंजी। मार्वेल ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह फिर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अगर तुमने हाथापाई करने की कोशिश की तो मैं यह पत्थर तुम्हारे सिर पर दे मारूंगा, अदृश्य स्वर ने धमकी दी। मार्वेल कराहता हुआ उठ बैठा। उसका आश्चर्य 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। मैं अदृश्य हूं? क्या? उसे विश्वास नहीं हुआ। मैं भी एक साधारण इंसान हूं, हाड़ मांस का। मुझे भी भोजन वस्त्रादि की जरूरत है। अंतर सिर्फ यह है कि मैं अदृश्य हूं। अगर सचमुच तुम्हारा कोई अस्तित्व है तो, कहकर मार्वेल ने अपना हाथ हवा में आगे बढ़ाया। उसे अनुभव हुआ कि सचमुच ही उसकी कलाई के आसपास अदृश्य अंगुलियां आकर लिपट गई हैं। वह आश्चर्य में डूब गया। मैं तुमसे कुछ मदद चाहता हूं। मेरी बात सुनोगे? विवश होकर पागल सा इधर उधर घूम रहा हूं, अकेला, गया गुजरा, अलग थलग। मैं बेचैन हूं, क्रोधित हूं। मेरे दिमाग पर उन्माद आ गया है। मैं चाहता हूं किसी की गर्दन पकड़कर मरोड़ दूं। हे भगवान, तभी तुम मुझे दिखे तो ऐसा लगा जैसे तुम भी संसार से अलग हो, तुम्हें भी निकाल फेंका हो। मुझे कुछ राहत मिली और सोचा कि तुम मेरे काम आ सकते हो। मैं भला किस काम आ सकता हूं? तुम मुझे कपड़े दो, जगह दो, आगे और भी काम निकलेंगे। तुम्हें वह सब करना पड़ेगा। उसके स्वर में एकाएक धमकी उभर आई। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। बदले में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। अदृश्य आदमी बड़ा ताकतवर होता है।
उसने जोर से नाक सुड़की और आगे बोला, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने का प्रयत्न किया या तुमने वह न किया जो मैंने तुमसे कहा तो। उसने मार्वेल के कंधे जोर से थपथपाए। अदृश्य आदमी के स्पर्श से मार्वेल भयभीत हो उठा। नहीं नहीं, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, आप जो कुछ कहेंगे वैसे ही करूंगा। दूसरे दिन अदृश्य वैज्ञानिक ने मार्वेल की मदद से अपने जरूरी कागजात और किताबें होटल से चोरी करवा लीं। 10 बजे के लगभग मार्वेल उस छोटी होटल के सामने पड़ी एक बेंच कर थका हारा जा बैठा। उसकी दाढ़ी बढ़ी थी, चेहरे पर बेचैनी और उलझन के चिन्ह स्पष्ट उभर आए थे। बार बार वह अपना हाथ जेब में डालता, फिर बाहर निकाल लेता और बीच बीच में गहरी सांसें छोड़ता जाता था। कुछ ही देर बाद एक नाविक हाथ में अखबार पकड़े होटल से बाहर निकला और उसकी बगल में आ बैठा। बड़ा सुहाना दिन है, वह बोला। हां, मार्वेल ने भयभीत नजर से चारों ओर देखकर कहा। नाविक ने बात बढ़ाने के लहजे से कहा, आज के अखबार में कुछ अजीबो गरीब समाचार छपे हैं। अच्छा, हां, इसमें एक कहानी किसी अदृश्य आदमी के बारे में भी है। मार्वेल का दम फूल गया। अपने को संभालते हुए उसने धीरे से कहा, कहां है वह? यहीं यहीं, नाविक जोर देते हुए बोला। मार्वेल चौंक पड़ा। यहीं से मेरा मतलब इस जगह नहीं है, पास कहीं घूम रहा होगा। मार्वेल ने संतोष की सांस ली। अदृश्य आदमी क्या चाहता है वह? सब कुछ। बात यह है कि मैंने पिछले 4 दिनों से अखबार ही नहीं देखा। गांव से उसने यह सब शुरू किया था। अच्छा। नाविक ने अखबार में छपी पूरी कहानी सुना डाली कि उस अदृश्य आदमी को किस प्रकार के कपड़े पहने हुए पहले देखा गया, फिर कैसे उसकी पुलिस से हाथापाई हुई और अंत में वह कैसे वहां से भाग निकला। हे भगवान, कैसी अजीब बात है। ऐसी दोनों आदमियों के बीच कुछ देर तक यूं ही चर्चा होती रही। फिर बातें करते करते मार्वेल ने चारों ओर एहतियाती नजर डाली और नाविक की ओर झुकते हुए धीमे स्वर में कहा, दरअसल मैं उस आदमी के बारे में 1-2 बातें जानता हूं अपने खास जरिए से। नाविक चौंका। तुम जानते हो? हां, जानता हूं। अच्छा, क्या? मार्वेल बड़ी गोपनीयता से नाविक से बोला। तुम्हें जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सब बात। अचानक वह चीख कर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा उभर आई। क्या हुआ? कुछ चिंतित स्वर में नाविक ने पूछा। दांत में बड़ा दर्द हो रहा है। वह अभी भी अपना हाथ कान पर रखे था। किताबों का बंडल समेटते हुए उसने आगे कहा, अच्छा, मैं चलूं, लेकिन तुम कुछ बताने जा रहे थे। मार्वेल चुप रहा। उसके कान में धीरे से सुनाई दिया, सब बकवास है। वह प्रकट स्वर में बोला। सब बकवास है, लेकिन अखबार में तो छपा है, नाविक बोला। सब झूठ है। मुझे पता है कि किसने यह सारा बतंगड़ खड़ा किया है। डॉक्टर कैंप स्टडी रूम में बैठा लिख रहा था जब उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। उसने उठकर कमरे की खिड़की खोल दी और बाहर झांकने लगा। नीचे लाइन में बनी खिड़कियों से छनकर आता उजाला, दुकानों की छतें और दूर कहीं किसी जहाज की चमकती रोशनी दिख रही थी। आकाश में शायद तारे झिलमिला रहे थे। लगता है कि नीचे शहर में कोई वारदात हुई है। सोचते हुए उसने खिड़की बंद कर दी और फिर लिखने लगा। लगभग 30 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। डॉक्टर का मन लिखने ने उचट गया। नीचे उतरते हुए उसने नौकरानी से पूछा, क्या बात थी? कोई चिट्ठी थी? नहीं, लगता है कोई शरारती लड़का घंटी बजाकर भाग गया है। मैं आज कुछ ज्यादा परेशान हो उठा हूं। बोलते हुए कैंप वापस स्टडी रूम में लौट आया और फिर लिखने बैठ गया। कमरे में घड़ी की टिक टिक के सिवा कुछ भी न सुन पड़ा रहा था। जब उसने काम खत्म किया तो रात के 2 बज चुके थे। वह उठा, अंगड़ाई ली और ऊपर सोने चल दिया। कोट उतारते हुए एकाएक उसने महसूस किया कि कुछ प्यास लगी है, इसलिए मोमबत्ती उठाकर नीचे की ओर चल पड़ा। कैंप की वैज्ञानिक शिक्षा ने उसकी नजर कुछ ज्यादा तेज बना दी थी, इसीलिए बड़े कमरे से गुजरते हुए जब सीढ़ी के पास फर्श पर एक धब्बा दिखा तो उसे कुछ आश्चर्य सा हुआ। पास पहुंचकर उसने धब्बे को छुआ तो लगा जैसे वह सूखता हुआ खून हो। कैंप उठ खड़ा हुआ और गंभीरता से धब्बे के विषय में सोचने लगा। फिर ऊपर की ओर चल दिया, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वह धक से रह गया। दरवाजे के हैंडल पर खून के निशान थे। उसने अपने हाथों को गौर से देखा, वे तो बिल्कुल साफ थे। तभी एकाएक उसे ख्याल आया कि कमरे का दरवाजा तो खुला ही छोड़ आया था। वह सीधा कमरे के अंदर जा पहुंचा और तेज सरसरी नजर से पूरे कमरे की जांच करने लगा। पलंग के सिरे पर खून का छींटा दिख रहा था और चादर भी फटी हुई लगी। गद्दे पर सिलवटें पड़ी थीं। एक जगह पर गद्दा कुछ ज्यादा दबा था, जैसे अभी अभी कोई उस पर बैठा हो। तभी जैसे कोई फुसफुसाया, हे भगवान! कैंप!
लेकिन डॉक्टर कैंप को अदृश्य आवाजों पर विश्वास न था। वह खड़ा खड़ा पलंग की चादर को ध्यान से देखता रहा। क्या वह सचमुच किसी की आवाज थी? उसने फिर चारों ओर घूमकर देखा। कमरे में कोई भी आदमी नजर न आया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कोई कमरे के बीच चलता हुआ वॉश बेसिन की ओर जा रहा है। उसे अपने और वॉश बेसिन के बीच अब खून से भरी पट्टी हवा में झूलती दिखाई देने लगी। कैंप भौंचक्का रह गया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ खाली पट्टी झूल रही थी। खाली पट्टी जो बंधी तो बिल्कुल सलीके से थी, लेकिन जिस पर बंधी थी वह चीज अदृश्य थी। उत्सुकतावश आगे बढ़कर उसने पकड़ना चाहा कि एक हल्के से अदृश्य स्पर्श की अनुभूति हुई। लगा किसी ने करीब से पुकारा, कैंप। कैंप का मुंह खुला का खुला रह गया। घबराओ नहीं, मैं अदृश्य वैज्ञानिक हूं, उस आवाज ने कहा। डॉक्टर कैंप के मस्तिष्क में बिजली कौंध गई। आज सुबह ही तो इस अदृश्य आदमी के बारे में छपी कहानी की हंसी उड़ा रहा था। कुछ संभलते हुए कैंप बोला, मैं सोचता था कि यह सब बकवास है। क्या तुमने पट्टी बांध रखी है? हां। डॉक्टर कैंप ने आगे बढ़कर पट्टी पर हाथ रख दिया। कराहते हुए वही स्वर उभरा, कैंप, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर तुरंत उस अदृश्य हाथ ने कैंप की बांह पकड़ ली। कैंप ने झटका देने की कोशिश की तो पकड़ और मजबूत हो गई। उसने हाथ पैर चलाने की कोशिश की तो धक्के से पलंग पर पटकते हुए अदृश्य आदमी ने उसके खुले मुंह में पलंग की चादर ढूंस दी। कैंप छटपटाता हुआ छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा। कैंप, भगवान के लिए मेरी बात तो सुनो। फिर एकाएक वह चीखा, चुपचाप लेटे रहो, बेवकूफ। कैंप पल भर तिलमिलाने के बाद शांत हो गया। उसने कैंप का मुंह खोल दिया। अगर तुम चिल्लाए तो मैं अभी तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। मैं अदृश्य आदमी हूं। इसमें कोई जादू या तमाशा नहीं। मैं वास्तव में एक आदमी हूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं किसी भी रूप में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर तुम जंगलियों की तरह हरकत करोगे तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा, मुझे बैठ जाने दो। वह बैठ गया और लगा कि अदृश्य भार भी हट गया है। मैं ग्रिफिन हूं, तुम्हारा क्लासमेट। मुझे तुम अच्छी तरह जानते हो। अंतर सिर्फ यह है कि मैंने खुद को अदृश्य कर लिया है। ग्रिफिन? हां, वही ग्रिफिन जिसने केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल जीता था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसी भयानक बात है। यह सब किस हैवानियत से हुआ? हैवानियत से नहीं, एक सुलझी समझी विधि से हुआ है। कैसे? मैं घायल हूं, दर्द और थकान से बोझिल। कैंप, तुम भी इंसान हो। भगवान के लिए मुझे कुछ खाने को दो। मुझे आराम से बैठ जाने दो। इस कड़क ठंड में भी मैं नंगा घूम रहा हूं। कैंप के देखते देखते वह खून से सनी पट्टी कमरे के दूसरी ओर रखी बेंत की कुर्सी खींच लाई और पलंग के पास उस कुर्सी पर किसी के बैठने की आवाज सुनाई दी। साथ ही कुर्सी की गद्दी लगभग 1/4 इंच नीचे धंस गई। कैंप ने अलमारी से कुछ कपड़े निकालकर उसे दिए। उसके बाद गाउन में छिपे उसके अदृश्य शरीर के सामने खाना रख दिया। खाने के लिए उठती गाउन की खाली बांह देखकर वह ताज्जुब में डूबता जा रहा था। बात को नए सिरे से शुरू करते हुए कैंप ने कहा, गोलियां क्यों चली थीं? मेरा एक मूर्ख दोस्त था, मार्वेल को गाली देता हुआ अदृश्य वैज्ञानिक बोला। मैंने उसे अपने काम के लिए साथ रखा था, लेकिन उसने मेरा सारा पैसा गायब कर दिया। वह भी अदृश्य है? नहीं, वह भागकर नीचे वाली होटल में जा छिपा है। तुम्ही ने उस पर गोलियां चलाई थीं? नहीं, मैंने नहीं चलाई। होटल में बैठे किसी मूर्ख ने मुझे मारने के लिए हवा में धड़ाधड़ गोलियां दाग दीं। उनमें से बदकिस्मती से एक मेरे भी लग गई। लंबी नींद के बाद जब अदृश्य वैज्ञानिक उठा तो कैंप उसे नाश्ता कराने लगा। सिर धड़ रहित ड्रेसिंग गाउन नाश्ता करते समय अपनी बांह से होठों को पोंछता बड़ा अजीब लग रहा था। कैंप ने बातों का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, अब तो हर जगह तुम्हारी चर्चा हो रही है। जो कुछ गांव और फिर नीचे की पहाड़ी में हुआ, उस सब से इतना तो लोग जान ही गए कि अदृश्य वैज्ञानिक का अवश्य कोई अस्तित्व है। तो अब तुम्हारा इरादा क्या है? जहां तक हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे मैं तुम्हारी इस अदृश्यता के बारे में जानने को बहुत उत्सुक है। आखिर यह सब तुमने किया कैसे? वह सहज स्वर में बोला, सरल सा सिद्धांत है, लाइट डेंसिटी का सिद्धांत। मैं तब नवयुवक था। मुझे इस विषय ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। मुझे लगा कि मैं जीवन भर इस पर रिसर्च कर सकता हूं। बस मैं जुट गया। गुत्थियां सुलझाते हुए कुछ दिन बाद मुझे एक नई बात का पता चला कि किसी रंग की रोशनी और एलिमेंट से रिलेटेड नंबर्स के बीच एक नया संबंध होता है, चौथे नियम का। मैंने सोचा कि पदार्थ के और किसी गुण को बदले बिना ही उसका रिलेटेड नंबर बदला जा सकता है, बशर्ते पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन कर दिया जाए। तुम्हें क्या बताना है?
जानते ही हो कि कोई भी चीज या तो प्रकाश सोख लेती है, या परावर्तित कर देती है, या फिर अपने आप से होकर आवर्तित कर देती है। इन्हीं तीन दशाओं में वह चीज दिखलाई पड़ती है। हालांकि इन तीनों में से एक भी क्रिया न हो तो चीज दिखलाई नहीं पड़ सकती। अदृश्य वैज्ञानिक ने एक सांस में इसके कई उदाहरण दे डाले। चीजों में रंग कैसे दिखता है, उनमें चमक कैसे आती है और कैसे बाहरी प्रक्रियाओं द्वारा इन्हें घटाया बढ़ाया जा सकता है। मान लो तुम शीशे का एक बड़ा पारदर्शक टुकड़ा पानी में डाल देते हो। वह टुकड़ा बाहर से शायद ही दिखे, क्योंकि पानी से होकर शीशे तक पहुंचने वाली किरणों में ज्यादा परावर्तन नहीं हो पाता। अब देखो ना, शीशा तो पानी के अंदर पड़ा है, लेकिन लगता है जैसे अदृश्य हो। बस कुछ ऐसा ही सिद्धांत मैंने भी अपनाया। डॉक्टर बात समझने की कोशिश कर रहा था। शीशे का टुकड़ा पीस लो, उसका चूर्ण सफेद रंग में चमकता नजर आएगा। अब अगर इसी चूर्ण को पानी में मिला दिया जाए तो यह पानी में मिलकर अदृश्य हो जाएगा। शीशे के चूर्ण और पानी का वर्तनांक एक ही होता है, इसलिए प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम द्वारा होती हुई बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। बात तो ठीक है, डॉक्टर कैंप ने कहा, लेकिन आदमी तो शीशे का चूर्ण नहीं। ग्रिफिन बोला, नहीं, वह शीशे से ज्यादा पारदर्शक है। क्या मतलब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। लगता है कि पिछले 10 सालों में तुम सब कुछ भूल चुके हो। जरा सोचो तो हमारे चारों ओर कितने ही पदार्थ पारदर्शक हैं, लेकिन लगते नहीं। उदाहरण के तौर पर कागज पारदर्शक रेशों से मिलकर बना होता है, लेकिन देखने में अपारदर्शक लगता है। अगर कागज पर थोड़ा सा तेल डाल दिया जाए तो वह भी शीशे की ही भांति पारदर्शक हो उठता है। कागज ही क्यों, कपड़ा, ऊन, लकड़ी, हड्डी, मांस, बाल, नाखून और यहां तक कि खून की लाली और बालों की कालिमा को छोड़कर इंसान के शरीर का हर भाग पारदर्शक तंतुओं से मिलकर कर बना है। अगर बारीकी से समझा जाए तो जीवित इंसान के तंतु जल की तरह पारदर्शक होते हैं। डॉक्टर कैंप ने उतावलेपन से कहा, मैं भी कल समुद्र के अंदर अदृश्य से फिरने वाले जीव जंतुओं के विषय में कुछ ऐसा ही सोच रहा था। तब तो मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी, लेकिन मैंने इस सिद्धांत की खोज के बारे में किसी को बताया नहीं, अपने प्रोफेसर तक को भी नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि अपनी इस खोज का चमत्कार एकाएक संसार के सामने रख दूं और देखते देखते दुनिया पर छा जाऊं। बस फिर क्या था, मैं खून की लालिमा को दृश्यहीन बनाने की विधि खोजने में जुट गया और एक दिन संयोगवश वह नुस्खा मेरे हाथ लग भी गया। अच्छा, हां, खून का रंग गायब किया जा सकता है। कैंप को सहसा विश्वास न हुआ। उस रात मैं लैबोरेटरी में अकेला ही था। कहते हुए अदृश्य वैज्ञानिक उठकर टहलने लगा। मेरी समझ में आ गया कि मैं अदृश्य हो सकता हूं। जोश में अपना एक्सपेरिमेंट छोड़कर मैं खिड़की पर जा खड़ा हुआ। सितारों को ताकते हुए मेरी कल्पना आसमान छूने लगी। अदृश्य हो सकना किसी के लिए भी बहुत बड़ा चमत्कार था। यह उपलब्धि मुझे कितना ताकतवर बना देगी, मैं सोच सोचकर फूला नहीं समा रहा था। मैं कितना रहस्यमय हो जाऊंगा, कितना ताकतवर, कितना आजाद। मुझ जैसे मामूली शिक्षक, एकदम गरीब के लिए यह उपलब्धि बहुत बड़ी थी। मैं पूरी जान से इस सिद्धांत को असलियत में तब्दील करने में जुट गया, लेकिन 3 सालों की लगातार कोशिश के बाद मैं एक दिन हताश हो गया। क्यों? मेरा सारा पैसा खत्म हो चुका था और बिना पैसे के एक्सपेरिमेंट आगे संभव न था। वैज्ञानिक फिर चुप हो गया, जैसे किसी गंभीर चिंतन में डूब गया हो। जानते हो फिर क्या किया? कुछ देर बाद वह बोला, मैंने पिता के पास जमा रुपया हड़प लिया। वह पैसा उनका अपना नहीं, किसी और का था, इसलिए उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। एक लंबी उदास खामोशी के बाद वह बोला, मेरा एक्सपेरिमेंट सफल रहा और आखिर में मैंने उस दवा का आविष्कार कर लिया। लेकिन जिस रात मैंने दवा ली वह बड़ी दर्दनाक थी। मैं दांत भींचे मुर्दा सा चारपाई पर पड़ गया। लगता था जैसे मेरे रोम रोम में आग लग गई हो। कभी मैं पड़े पड़े कराहने लगता, कभी खुद से बातें करता, कभी रोने लगता। रात इसी तरह कटी, लेकिन मैंने हौसला न छोड़ा। सुबह तकलीफ कुछ कम हुई तो मैंने शीशे में झांका। मेरा चेहरा सफेद बादलों जैसा हो चुका था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मेरे शरीर के अंग सफेद, पतले और पारदर्शक होते चले गए। मैं अपनी मुंदी पारदर्शक पलकों से देखता रहा। मेरे शरीर के अंग, हड्डियां, धमनियां धीरे धीरे अदृश्य हो रही थीं। फिर मेरी हालत बिल्कुल नए जन्मे बच्चे जैसी हो गई, असहाय, कमजोर और भूख से व्याकुल। घिसटता हुआ मैं फिर शीशे के सामने जा पहुंचा, लेकिन मैं उसमें कुछ न देख सका। मैंने आगे झुकते हुए अपना सिर शीशे से टिका दिया, तब कहीं जाकर मुझे अपने अस्तित्व का आभास हो सका। मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका था। आराम करके फिर शक्ति प्राप्त करने के बाद जब मैं बाहर चलने लगा तो सीढ़ियां उतरना भी कठिन हो गया। अदृश्य होने के कारण मुझे आभास ही न हो पा रहा था कि कदम कहां पड़ रहे हैं। अजीब हालत थी। आखिर नीचे देखना ही बंद कर दिया।
तब किसी तरह अनुमान लगाते सीढ़ियां उतर सका। नीचे उतरकर मैं लोगों की भीड़ में शामिल हो गया, लेकिन मुझे जल्द ही पता चल गया कि अदृश्य रहकर लोगों के बीच चलने में मेरी किसी तरह भी खैर नहीं है। कभी किसी ने मेरा पैर कुचल दिया तो कभी दो आदमियों के बीच में दबते दबते बचा। क्योंकि लोगों को मेरी मौजूदगी का आभास न था, इसलिए मुझ पर अनजाने में कोई भी संकट आ पड़ता। आखिर में मैंने लोगों का शोर शराबा छोड़ एकांत रास्ता अपनाने में ही फायदा समझा। मैं कुछ दिन इधर उधर ऐसे ही एकांत में भटकता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मौसम बदला और इसके साथ ही मुझे अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए कपड़े वगैरह की जरूरत हुई। पर शरीर पर ऐसे ही कपड़े ओढ़ लेना मेरे लिए सेफ न था, इसलिए मौका पाकर मैंने एक दुकान से किसी तरह नकली अंग और फिर उस पर पहनने के लिए कपड़े चुरा लिए। तब से मैं वही पहन रहा हूं। कुछ पल के लिए वह चुप हुआ। कैंप ने बात को जारी रखने के लिए कहा, लेकिन तुम गांव कैसे पहुंचे? आगे और रिसर्च के विचार से ही वहां गया था। अब मैं ऐसी विधि खोजना चाह रहा था जिससे अदृश्य रहने का मकसद खत्म होने पर अपने मूल रूप में फिर वापस आ सकूं। तुम सीधे गांव ही गए थे? हां, मैं अपने उन तीनों कीमती रिसर्च थीसिस को लेना चाहता था जिनमें मेरे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट का लेखा जोखा था और इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन भी। मैं तुम्हें वे कैलकुलेशन दिखलाऊंगा। बात खत्म होती दिख रही थी। डॉक्टर कैंप ने कनखियों से खिड़की के बाहर देखा और अदृश्य वैज्ञानिक के और निकट खिसकते हुए बोला, तो अब हमें क्या करना होगा? वह अपनी स्थिति कुछ इस प्रकार बना लेना चाहता था कि ग्रिफिन को पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ते चले आ रहे 3 आदमी खिड़की से न दिख सकें। आखिर तुमने सोचा क्या था? कैंप ने कुछ सोचते हुए फिर पूछा। मैं इस प्रदेश से भाग जाने के चक्कर में था, लेकिन अब तुम्हें यहां देखकर अपना विचार बदल दिया है। अदृश्य वैज्ञानिक आगे बोलता रहा। कैंप का मकसद उसे सिर्फ बातों में उलझाए रखने का था, इसलिए वह भी उससे उल्टे सीधे सवाल करता रहा। संयोगवश तुम्हारे घर में घुस आने के बाद मैंने अपनी पूरी योजना बदल डाली है। कैंप, मैं जानता हूं तुम मुझे अच्छी तरह समझ सकते हो। जो कुछ भी अब तक हुआ, जो कुछ भी बतंगड़ बना और मेरा अब तक जितना भी नुकसान हुआ, मैंने जो इतनी यातनाएं झेली, इन सब के बावजूद मेरे रिसर्च में अभी भी बड़ी गुंजाइश है। वास्तव में कैंप, मुझे एक सहयोगी की बड़ी जरूरत है। मुझे एक ऐसे स्थान की भी जरूरत है जहां मैं बेखटके खुलकर रह सकूं। तुम नहीं जानते, साथी के मिल जाने से मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। कैंप को लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर चढ़कर आ रहा हो। हमें कुछ लोगों को तो साफ करना ही होगा। अदृश्य वैज्ञानिक अपनी बात कहता जा रहा था। क्या? मारना होगा? क्यों? सबको नहीं, कुछ को, कुछ इन्हें गिने लोगों को, ताकि लोगों में अदृश्य शक्ति के प्रति आतंक छा जाए। फिर हम किसी खास जगह पर कब्जा कर लेंगे और वहीं से लोगों के बीच आतंक फैलाने का काम करेंगे। हम अपने हुक्म देंगे, जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे साफ कर देंगे। अदृश्य वैज्ञानिक बड़े जोश से अपनी भावी योजना का बयान करने में जुटा हुआ था, लेकिन कैंप का ध्यान अब उस ओर न था। फिर भी बात को जमाए रखने के लिए वह बोला, मुझे लगता है कि ऐसा करने से तुम्हारा साथी बड़ी कठिनाई में फंस जाएगा। किसी को कैसे पता चलेगा कि वह मेरा साथी है? कहते हुए वह एकाएक चौकन्ना हो गया। नीचे क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कैंप अब और जोर से बोलने लगा। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं ग्रिफिन। मानव जाति से खिलवाड़ करने की क्यों सोच रहे हो? खुद को संसार के ऊपर रखकर तुम सुखी नहीं रह पाओगे। तुम्हें तो चाहिए कि अपनी खोज को संसार के सामने लाओ। लेकिन तब तक अदृश्य बांह को उठाते हुए उसने टोका, कोई ऊपर आ रहा है? नहीं तो नहीं, कोई है, मुझे देखने दो। कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। कैंप ने पल भर कुछ सोचा और फिर बिजली की सी तेजी से लपक कर उसका रास्ता रोक लिया। वैज्ञानिक का आगे बढ़ता शरीर थम गया। दगाबाज, कहकर वह बैठ गया और जल्दी जल्दी अपना गाउन उतारने लगा। कैंप ने अदृश्य वैज्ञानिक को जोर का धक्का दिया और खुद उछलकर दरवाजे के बाहर हो गया। दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा देने की जल्दबाजी में चाबी निकलकर झन से दूर जा गिरी। कैंप का चेहरा सफेद पड़ गया। चाबी ढूंढकर उठाने का अवसर ही न था। नीचे से कुछ लोगों के जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। बिना एक पल भी खोए कैंप दरवाजे के हैंडल से चिपट गया। लगता था कि दरवाजे के दूसरी ओर से भी जोर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि कुछ पलों तक दरवाजा कुछ कुछ आगे पीछे खुलता बंद होता रहा। फिर कुछ कुछ खुले दरवाजे से कैंप ने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर कुछ अंगुलियां आ गड़ी हैं। अपने को बचाने के प्रयास में उसने हैंडल छोड़ दिया। एक झटके के साथ दरवाजा खुल गया और उसके साथ ही कैंप एक ओर जा गिरा। एक खाली गाउन उड़ता हुआ उसके ऊपर लिपट गया।
आधी दूर तक सीढ़ियों पर चढ़े कर्नल और उसके सहयोगी अचरज से कैंप का अपने आप गिरते, उस पर हवा में उड़ता हुआ गाउन आकर गिरते बड़े अचरज से देखते रहे। कर्नल बात पूरी तरह समझ भी ना पाया था कि उसे खुद एक जोरदार धक्का सा लगा और वह सीढ़ियों से नीचे सिर के बल लुढ़क गया। बाकी दो पुलिस अफसर भी किसी अनजाने हमले से चीख उठे और अगले पल बाहर का दरवाजा झटके के साथ बंद हो गया। लड़खड़ाता हुआ कैंप उठ खड़ा हुआ। उसके धूल से भरे चेहरे पर गहरे घाव का निशान पड़ गया था और होठों से खून बह रहा था। हाथों में गुलाबी ड्रेसिंग गाउन संभाले वह बुदबुदाया, भाग गया। कुछ दिनों बाद 1 बजे की डाक से कैंप को पत्र मिला, आज से इस नगरी में मेरा राज है। अब से यहां अदृश्य आदमियों का युग आरंभ होगा। नींव तुम्हारी बलि चढ़ाकर डालूंगा। मौत तुम्हारे ऊपर मंडरा रही है। कैंप खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ और घर भर की खिड़कियां दरवाजे उसने सावधानीपूर्वक बंद कर दिए। इसके तुरंत बाद उसने कर्नल को इस खत की सूचना भेज दी। कुछ देर बाद कर्नल आ गया और दोनों ने मिलकर सेफ्टी के लिए कुछ योजनाएं बनाई। बातचीत पूरी करके कर्नल सावधानी से घर से बाहर निकल आया। आज उन्हें मिलकर इस अदृश्य आदमी को पकड़ना था। कर्नल योजना की रूपरेखा पर विचार करता हुआ गलियारे से गुजर रहा था कि अचानक आवाज आई, रुको! कर्नल को जैसे काठ मार गया हो। रिवॉल्वर पर उसकी अंगुलियों की पकड़ बरबस मजबूत हो गई। कैंप के घर वापस चलो, वही स्वर फिर हवा में गूंजा। क्यों? कर्नल जीभ से सूखे होठों को भिगोता हुआ बोला। लेकिन तब तक किसी अदृश्य बांह ने गर्दन लपेटकर कर्नल को जमीन पर पटक दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छीनते हुए अट्टहास कर उठा, मैं तो तुम्हें गोली मार देता, लेकिन ये गोलियां मुझे बेकार ही बर्बाद नहीं करनी है। कर्नल ने अचरज से फटी आंखों से देखा कि जमीन से 6 फुट उठकर रिवॉल्वर हवा में उसी की ओर तना है। हताश हो उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ कैंप के घर का दरवाजा खुलवाने में तुम्हारी मदद चाहता हूं। हारा बेचारा कर्नल घूमकर कैंप के मकान की ओर चल दिया, लेकिन कुछ दूर चलकर एकाएक पलटा और उछलकर उसने हवा में भरपूर वार किया। लेकिन वार शायद चूक गया, क्योंकि बदले में वह खुद तड़पकर ऐसा गिरा कि फिर उठ न सका। अपने स्टडी रूम की खिड़की पर खड़ा कैंप हैरत में डूबा यह सब देख रहा था। विपत्ति अब सिर पर आ खड़ी हुई थी। घबराया हुआ सा वह उसके समाधान की सोच भी न पाया था कि रसोई घर की खिड़की को जोर जोर से झकझोरने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने लपक कर उस ओर झांका तो पाया कि खिड़की दरवाजे के परखचे उड़ गए हैं। एक कुल्हाड़ी हवा में उठती और भयानक आवाज के साथ लकड़ी के टुकड़े हवा में इधर उधर बिखर जाते। थोड़ी देर में लकड़ी का दरवाजा टूट गया और कुल्हाड़ी लोहे की सलाखों से टकराने लगी। कैंप का दिमाग घूम गया और तभी सलाखें टूटकर गिरने की आवाज आई। पलक झपकते ही कैंप दूसरे कमरे की खिड़की खोलकर मकान के बाहर कूद पड़ा। खिड़की के रास्ते निकलकर डॉक्टर उस पहाड़ी पर दौड़ने लगा। उसके जर्द चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आई थीं, लेकिन वह बेतहाशा भागा जा रहा था। एक रुतबे वाले डॉक्टर को इस तरह से भागते देख सड़क पर चलते लोग ठिठक गए और घूर घूर कर देखने लगे। कुछ ही दूर दौड़ने के बाद कैंप का दम फूल गया। थोड़ा सा दम भरने के लिए वह रुका तो लगा जैसे अदृश्य वैज्ञानिक उसके पीछे आ खड़ा हुआ हो। भय का यह भूत सवार होते ही कैंप फिर आंखें मूंद कर भागा। आगे पहाड़ी की ढलान पर बस आती दिख रही थी। कैंप को उस बस में सुरक्षा की संभावना कुछ ज्यादा लगी, लेकिन तब तक उसमें और आगे दौड़ सकने की हिम्मत टूट चुकी थी। डॉक्टर ने हताश नजर चारों ओर डाली तो पाया कि आसपास लोग भी दौड़ रहे हैं। कुछ शोरगुल भी सुनाई पड़ रहा है। पास ही दुकान से एक आदमी हाथ में छड़ी लेकर बाहर निकल आया था और एक अन्य आदमी चिल्ला चिल्लाकर कुछ इशारा दे रहा था, फैल जाओ, फैल कर घेरो। सहसा कैंप को बदली हुई हालत का भान हुआ। वह ठिठक कर खड़ा हो गया। अपने आसपास लोगों को देखकर उसका हौसला बंधने लगा और वह हांफता हुआ बोला, यहीं कहीं आसपास होगा वह, सब लाइन बनाकर घेरो। लेकिन तभी उसकी कनपटी पर एक मुक्का लगा। लड़खड़ाते संभलते कैंप ने उलटकर हवा में वार किया, लेकिन बेकार। कहीं कुछ समझ में न आया। अगले ही पल दूसरा वार उसके जबड़े पर हुआ और वह जमीन पर लुढ़क गया। कैंप की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे अपनी गर्दन पर हाथों की मजबूत पकड़ महसूस हुई। लेकिन फिर अचानक ही वह पकड़ ढीली पड़ने लगी और कैंप को अपने हमलावर के मुंह से दर्द भरी कराह सुनाई दी। मौके का फायदा उठाकर कैंप ने एक झटके के साथ खुद को उसकी पकड़ से आजाद कर लिया और उसकी अदृश्य कोहनी से चिपटता हुआ चीखा, मैंने हाथ पकड़ लिया और कोई उसके पैर पकड़ लो। तभी आनन फानन में झुंड का झुंड उस अदृश्य आदमी पर अंदाज से ही टूट पड़ा। बड़ी देर तक लोग उस पर अंदाजे से वार करते रहे। इतने में ही एक दर्दनाक चीत्कार गूंजी, ओह मुझे मत मारो।
भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। कैंप ने ऊपर झुकी भीड़ को पीछे धकेलते हुए कहा। जरा सांस तो लेने दो, घायल हो गया है वह। फिर कैंप ने उसे हवा में टटोलते कहा, इसकी तो सांस ही नहीं चल रही है, दिल की धड़कन भी नहीं सुनाई देती। वह देखो। एक बुढ़िया ने चीख कर अंगुली उठाई तो लोगों ने देखा कि एक पारदर्शक शीशेनुमा हाथ हवा में उभर रहा था। धीरे धीरे से उसकी धमनियां, नसें और हड्डियां भी नजर आने लगीं। देखते देखते पूरा का पूरा हाथ धुंधला सा उभर आया और धीरे धीरे उसका एक एक अंग उभर आया। उनके सामने जमीन पर एक मसला कुचला 30 साल का जवान आदमी पड़ा था, जिसके खुले मुंह पर डर और गुस्से से ठहरी आंखें बड़े ही भयानक लग रही थीं। लोग पास वाले होटल से एक सफेद चादर लाए और उसे ओढ़ा दिया। कहानी पसंद आई हो तो दिल खोल के लाइक, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।